अब बच्चों अपन चर्चा करते हैं जो नियम अपन ने पढ़े। एग्जाम में सीधे नियम नहीं पूछते हैं, एक सिचुएशन बना के, एक कहानी बना के और पूछी जाती है। फिर उस कहानी में हमें देखना पड़ता है कौन सा नियम फिट हो रहा है, किस तरीके से फिट हो रहा है, तो वो कहलाता है एप्लीकेशन। तो बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही एक बेसिक अंतर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्लीकेशन पूछा जाता है चीज का, अनुप्रयोग, और बोर्ड एग्जाम में सीधी सीधी बात पूछी जाती है, या बात को किसी घटना में पूछा जाता है। पहले घटना सुनाई जाएगी, फिर उस घटना में अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा नियम भौतिक विज्ञान का यहां लागू हो रहा है जिससे मैं इस घटना को सुलझा सकूं। तो यही एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उसके लिए प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, नई घटना में भी जवाब देना आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, पर्चे में दी गई घटनाएं आपको समझ में आने लगेगी कि पर्चे में जो घटना दे रखी है, इसका हल कैसे निकाल के मैं दूं। देखिए, लिफ्ट प्रॉब्लम्स में मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों, अब अपन चर्चा करते हैं न्यूटन के नियमों के अनुप्रयोग। अभी अपन ने न्यूटन के नियमों के बारे में चर्चा की, अब हम न्यूटन के नियम के अनुप्रयोग समझेंगे। अगर लिफ्ट पर आधारित सवाल है, किस किस तरह से हमें लिफ्ट पे आधारित सवाल दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट का तुरंत ए ऊपर की ओर है और एक एन द्रव्यमान का ब्लॉक लिफ्ट के अंदर रखा है, और ये लिफ्ट की केबल है। अब दो प्रेक्षक हैं, ये प्रेक्षक ए और एक प्रेक्षक अंदर भी है, ये प्रेक्षक बी। घटना यही है, बट इस ब्लॉक की डायनेमिक्स को दो प्रेक्षक देख रहे हैं, ए और बी। प्रेक्षक ए के सापेक्ष, प्रेक्षक ए के सापेक्ष बच्चों, ये जो ब्लॉक है ना, ये ए त्वरण से ऊपर जा रहा है। इस प्रेक्षक को ये ब्लॉक ए त्वरण से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि कौन सा बल है जो इसको त्वरित करा रहा है। बच्चों, ये ब्लॉक लिफ्ट के फर्श पर रखा है, तो यहाँ फर्श पर और इसके पेंदे के बीच में कांटेक्ट है, एक अभिलंब बल यहाँ लगेगा और एक इस ब्लॉक के सेंटर पर पृथ्वी द्वारा बल लगेगा। इस पर नेट बल हो गया, अपने को पता है सेकंड लो, सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए। बच्चों, आप क्या करिए, इजीली इक्वेशन को लिखने के लिए जो ए की डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए आप,
तो नेट फोर्स लिखेंगे तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये फोर्स पॉजिटिव लिखूंगा तो ये नेगेटिव लिखूंगा, तो N माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो N इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, यानी N का जो मान है वो लेस देन एम जी हो गया। बच्चों एक चीज़ यहाँ समझ लें आप कि जो N है उसको बोलते हैं हम आभासी भार, और mg बराबर w ये है हमारा वास्तविक भार, और एक होता भार में प्रतिशत परिवर्तन, वो हो जाएगा n माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। ये है भार में प्रतिशत परिवर्तन, यानी आभासी भार माइनस वास्तविक भार अपॉन वास्तविक भार इंटू 100। तो बच्चों जब कोई वस्तु लिफ्ट में रखी होती है और लिफ्ट त्वरित गति में हो तो लिफ्ट का जो और त्वरण ऊपर की ओर, तो वस्तु का जो आभासी भार है वो उसके वास्तविक भार से बढ़ा हुआ आएगा, n ज़्यादा आएगा, उल्टा लिख लो n ग्रेटर देन एम जी। अब इसी घटना को प्रेक्षक बी के लिए देखते हैं। इसको प्रेक्षक बी के सापेक्ष आप सोच रहे होंगे बच्चों मैं ये घटना यहां और यहां से अलग अलग क्यों देख रहा हूं। मैं आपको अंतर समझाना चाहता हूं जड़त्वीय तंत्र और अजड़त्वीय तंत्र का। प्रेक्षक ए जमीन पर खड़ा है, जमीन के सापेक्ष अगर घटना का अध्ययन हो रहा है तो जड़त्वीय तंत्र की श्रेणी में आएगा, तो ये जड़त्वीय तंत्र हो गया। और जड़त्वीय तंत्र में बच्चों किसी छद्म बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेक्षक बी, बच्चों प्रेक्षक बी ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो प्रेक्षक बी ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो ये अजड़त्वीय तंत्र हो गया। अब अगर हम वस्तु की बात करें तो इस प्रेक्षक को ये वस्तु स्थिर दिखाई दे रही है, यानी उसका त्वरण शून्य दिखाई दे रहा है। तो त्वरण को मैं F से लिख रहा हूं। ब्लॉक का एक्सेलरेशन प्रेक्षक B के सापेक्ष, B मतलब ब्लॉक, पूरा लिख लें आप चाहें तो। ब्लॉक का B के सापेक्ष त्वरण शून्य है, इसके सापेक्ष इसमें त्वरण है A, इसके सापेक्ष इसमें त्वरण है 0। कैसे 0 है, किन बलों के अंतर्गत 0 है वो देखिए। जो नॉर्मल फोर्स है वो अपनी जगह है, जो mg है वो भी अपनी जगह है। तो इन दोनों बलों का परिणामी तो 0 नहीं था, तो इन दोनों का बलों का परिणामी अब 0 कैसे हो सकता है। तो सवाल है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। कारण है यहां पर अजड़त्वीय तंत्र से वस्तु को देखा जा रहा है, और अजड़त्वीय तंत्र से वस्तु को देखे जाने पर हमें वस्तु की डायनेमिक्स में एक और बल शामिल करना पड़ता है, और वो बल छद्म बल कहलाता है। और छद्म बल के लिए बच्चों मैंने आपको बोला था छद्म बल होता है वस्तु का द्रव्यमान इंटू प्रेक्षक का त्वरण। तो यहाँ पर प्रेक्षक का त्वरण कितना है, प्रेक्षक का त्वरण a के बराबर है, तो इसके ऊपर छद्म बल लगेगा m इंटू ए, किधर की तरफ, प्रेक्षक के त्वरण की विपरीत, तो m इंटू ए, ये छद्म बल हो गया। अब हमने वस्तु की डायनेमिक्स में एक और एक्स्ट्रा बल इंक्लूड कर लिया, और वो है छद्म बल, और अब वस्तु का त्वरण शून्य है। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि अगर वस्तु का त्वरण शून्य है तो उस पर सिग्मा f 0 होना चाहिए। अगर न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि अगर वस्तु का त्वरण प्रेक्षक को 0 दिखाई दे रहा है, इस बात का मतलब उसका
नेट बल उसके ऊपर 0 होना चाहिए। अब ये प्रेक्षक क्योंकि इसने डायनेमिक्स में छद्म बल को शामिल कर लिया है तो ये अब न्यूटन का पहला नियम लगा सकता है। अगर ये प्रेक्षक यहाँ पर छद्म बल को शामिल नहीं करता तो ये डायनेमिक्स अप्लाई नहीं कर सकता था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकता था इसके ऊपर। तो अजड़त्वीय प्रेक्षक को न्यूटन्स लॉ यूज करने के लिए वस्तु की डायनेमिक्स में एक काल्पनिक बल का सहारा लेना पड़ता है और उस काल्पनिक बल को बच्चों हमने नाम दिया हुआ है छद्म बल। बिना छद्म बल के अजड़त्वीय प्रेक्षक न्यूटन्स लॉ का सहारा, न्यूटन्स लॉ का उपयोग नहीं कर पाएगा। अब आराम से इक्वेशन लिखिए। सिग्मा एफ 0 है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो इसे प्लस इसे माइनस लिख लेंगे तो n माइनस एम जी माइनस एम ए बराबर 0, तो n बराबर m इंटू जी प्लस ए। बच्चों जहां तक n की वैल्यू का सवाल है, n की वैल्यू तो जो है वही है। n क्या है? वस्तु की सतह और लिफ्ट के फ्लोर के बीच में उत्पन्न होने वाला बल, तो वो तो जो भी है वही है, चाहे ये देखे या ये देखे। तो वस्तु का त्वरण निर्देश तंत्र पर डिपेंडेंट है। अलग अलग फ्रेम से वस्तु को देखे जाने पर वस्तु का त्वरण अलग अलग, फ्रेम मतलब तंत्र, अलग अलग फ्रेम से वस्तु को देखे जाने पर वस्तु का त्वरण अलग अलग प्रतीत हो सकता है, लेकिन कोई विशेष बल जो है वो वही रहेगा। जैसे यहाँ पर अभिलंब बल का मान चाहे ये कैलकुलेट करे डायनेमिक्स के थ्रू या ये कैलकुलेट करे डायनेमिक्स के थ्रू, दोनों के लिए अभिलंब बल का मान सेम ही आ रहा है। यहाँ पर अभिलंब बल का मान ये निकाला था हमने तो वो भी वही आ रहा है, बस डायनेमिक्स दोनों की अलग अलग तरीके की है। इसके लिए वस्तु त्वरित है, ए के लिए, बी के लिए वस्तु स्थिर है, स्थिर। तो जब भी हम लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम शुभ कार्य करने के लिए गणेश स्थापना करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, उसी तरीके से हम किसी भी वस्तु की डायनेमिक्स देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम रेफरेंस फ्रेम निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट की सहायता से आप समझिएगा हम क्या प्रणाली, क्या हम स्टेप्स का फॉलो करते हैं। बहुत बेसिक स्टेप्स लिख रहा हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, important steps in dynamics. Step 1, selection of reference frame. सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, यानी कि निर्देश तंत्र का चयन। फिर उसके बाद अगला स्टेप, स्टेप 2, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो चित्र बनाया ना मैंने, इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना है आपको? वस्तु को सजाना है। कैसे? उसके पर लगने वाले बलों को दिखाना है, उसका त्वरण जो है वो दिखाना है। जो प्रेक्षक आपने चुना उसको जो दिख रहा हो, जैसे मैंने ए के लिए बात की, ये ए का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम है। प्रेक्षक चेंज होते ही फ्री बॉडी डायग्राम भी चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो प्रेक्षक आपने निर्धारित किया है उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसके लिए तो ये हो गया, इसके लिए ये हो गया। फिर अगला स्टेप 3,
अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड make the equations, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम अप्लाई करें और समीकरणें बनाएं। समीकरणें बनाने के बाद उनका हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये 3 स्टेप में हमारा काम होगा। पहला स्टेप रेफरेंस फ्रेम सिलेक्शन, दूसरा स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तीसरा स्टेप इक्वेशंस बनाना, लॉज ऑफ मोशन लगाकर इक्वेशन बनाना। बच्चों, जो मैं अगला केस ले रहा हूं उसमें यह है कि यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही है, ए त्वरण से नीचे आ रही है। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। यहां कोई वस्तु रखी है, ये लिफ्ट की केबल, लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही है। ये प्रेक्षक, अगर मैं इसका फ्री बोर्ड डालूं, प्रेक्षक फिक्स हो गया, प्रेक्षक का चयन हो गया, लिफ्ट के अंदर है। अब दूसरा स्टेप क्या रहा, फ्री बोर्ड डायग्राम बनाते हैं इसका। इस पर अभिलंबन लगेगा, mg लगेगा, अभिलंबन यहाँ फर्श पर लगेगा, फर्श द्वारा, ये फर्श द्वारा वस्तु पर है। क्योंकि प्रेक्षक हमने लिफ्ट के अंदर लिया है तो प्रेक्षक त्वरित हो गया, तो छदम बल लगेगा m × a। किधर की तरफ, प्रेक्षक ये त्वरण से नीचे आ रहा है तो ऊपर की तरफ, और ब्लॉक का त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष बोलूं या प्रेक्षक के सापेक्ष बोलूं, एक ही मतलब है। ये F त्वरण के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ब्लॉक का त्वरण प्रेक्षक के सापेक्ष 0 है, स्थिर है, तो सिग्मा F बराबर 0 होना चाहिए। सिग्मा F 0, तो n प्लस ma, इनको प्लस और इसको माइनस ले लेते हैं। n बराबर हो गया m × g - a। बच्चों, इस कंडीशन में n का मान mg से छोटा आएगा। क्या अर्थ है कि वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। अब यहां पर जो बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लिफ्ट की केबल टूट जाए, स्पेशल केस, यदि लिफ्ट की केबल ब्रेक हो जाए तो उस स्थिति में n बराबर m × g - g, यानी n बराबर 0 आएगा। यानी वस्तु भारिंतर, इसको बोलेंगे, अर्थात वस्तु भारहीन अनुभव करेगी। तो सिंपल बात है बच्चों, n का मान निकालने के लिए नोट, n का मान
ज्ञात करने के लिए त्वरण की दिशा सही तरीके से जानिए। अब मेरी बात का ये जो पॉइंट लिखा है आप सोचेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, आप समझना। यदि लिफ्ट मंदन ए से नीचे आ रही हो, यदि लिफ्ट मंदन ए से नीचे आ रही हो, अब बात को समझना, मंदन है, मंदन का मतलब होता है बच्चों त्वरण की दिशा गति की विपरीत है, तो यहां पर त्वरण ए ऊपर की तरफ होगा क्योंकि गति नीचे की तरफ हो रही है। तो ये लिफ्ट, तो यहां त्वरण ऊपर की तरफ रहा होगा, तो यहां n का मान m इंटू जी प्लस ए के बराबर आएगा। यदि लिफ्ट मंदन ए से ऊपर जा रही हो, मंदन ए से ऊपर जा रही किधर, ऊपर, ये तो गति हो गई, बट मंदन है, मैंने बोला मंदन में त्वरण गति के विपरीत होता है, तो इसमें नीचे हो जाएगा त्वरण। ये लिफ्ट, ये ब्लॉक, तो ये त्वरण नीचे, तो n का मान m इंटू जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार अपने को पता लगेगा कि n का मान कितना होगा। और एक और चीज जो यहां पर समझने की है, अगर ये लिफ्ट है, ये कोई मशीन है, भार नापने की मशीन, वेइंग मशीन बोल रहे हैं इसको, WM, लिफ्ट G/3 त्वरण से नीचे आई, और यहां पर एक 50 किलोग्राम की वस्तु रखी हुई है, या 60 मान लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा, 60 किलोग्राम की वस्तु, तो आपसे पूछा जाए वेइंग मशीन, भार नापने की मशीन, वेइंग मशीन का पाठ्यांक कितना होगा, भार नापने की मशीन का पाठ्यांक कितना होगा, तो एन कंसेप्ट, वेइंग मशीन आभासी भार का मापन करती है। आभासी भार मतलब n का मापन करती है। n बराबर होगा यहाँ पर m इंटू जी माइनस ए, m इंटू जी माइनस g/3, n बराबर 2mg/3, n बराबर 2 इंटू 60/3 इंटू 10, तो ये हो गया अपने पास 20 दूनी 40 10 400
न्यूटन। बच्चों इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। n बराबर 40g। 40g को पढ़ने का तरीका है 40 किलोग्राम भार, g को 1g बराबर होता है 1 kg। ये 40 नहीं है बेसिकली, ये 40 kg अगर हम सही मायने में देखें तो 40 kg। 1 kg इंटू जी का मतलब होता है 1 kg वेट। ये बोलने का तरीका है 1 kg इंटू जी इक्वल टू 1 kg वेट। तो 40 kg इंटू जी 40 kg वेट हो गया। दोनों आंसर हो सकते हैं, 400 न्यूटन भी बोल सकते हैं, 40 kg वेट भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जी की वैल्यू 10 यूज करी है। एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो उसको 9.8 यूज कर लेना। फॉर द कैलकुलेशन पर्पज अपन जी की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये लिफ्ट है और एक नक्कल है जिसका झुकाव कोण 30 डिग्री है और n द्रव्यमान की वस्तु यहाँ रखी है और ये g/2 त्वरण से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और ये स्मूथ है। स्मूथ है। अब अपने से सवाल किया गया। अब सवाल क्या किया गया बच्चों? अपने से अपने को बताना है ब्लॉक कितने त्वरण से नीचे फिसलेगा। ब्लॉक कितने त्वरण से नीचे फिसलेगा। पहली चीज समझने की, जब उसने त्वरण पूछा है तो आपके दिमाग में ये सवाल अपने जहन में उठना चाहिए, किसके सापेक्ष? क्योंकि अलग अलग तंत्र से, काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने कि अलग अलग तंत्र से देखे जाने पर एक ही वस्तु का त्वरण अलग अलग दिखाई दे सकता है। तो अभी तो सवाल ही लिखा है ब्लॉक कितने त्वरण से नीचे फिसलेगा। ये तो बोला ही नहीं कि किसके सापेक्ष। जब तक बोला ना जाए तब तक बात पूरी नहीं हुई, और अगर बोले नहीं तो फिर समझ लीजिए जमीन के सापेक्ष। अगर बोले नहीं तो आप जमीन के सापेक्ष उत्तर निकाल के देंगे, और अगर बोलेगा तो जिसके सापेक्ष पूछेगा। तो मैं यहां निकाल रहा हूं लिफ्ट के सापेक्ष। जो त्वरण निकाल रहे हैं वो लिफ्ट के सापेक्ष। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए। सबसे पहला स्टेप क्या बोला था मैंने? फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन में त्वरण कहां किसका पूछा है? ब्लॉक का। किसके सापेक्ष पूछा है? लिफ्ट के सापेक्ष। तो सबसे पहले निर्देश तंत्र क्या हो गया हमारा? लिफ्ट। तो पहला स्टेप विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का अर्थ समझे। विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब है प्रेक्षक, हमने ये प्रेक्षक लिफ्ट के अंदर स्थापित किया। गणेश जी की स्थापना जहां करोगे, गणेश जी की स्थापना अपन धरती पर करेंगे तो वो जमीन के सापेक्ष बात हो गई। गणेश जी की स्थापना हम लिफ्ट में जाके करेंगे तो वो लिफ्ट के सापेक्ष बात हो गई। हमने यहाँ पर प्रेक्षक की स्थापना लिफ्ट के अंदर करी है तो लिफ्ट के सापेक्ष बात हो गई। अब मैंने अगला स्टेप बताया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ये आपका ब्लॉक, बच्चों में बहुत स्टेप टू स्टेप पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल बेसिक बात क्लियर करता हुआ पढ़ा रहा हूं आपको।
इसलिए आप बड़े इत्मीनान से समझें। अगर आपने बातों को समझ लिया कभी परेशानी नहीं आएगी आपको जीवन में। तो यहां पर अभिलंब बल, एक बल ये फर्श के द्वारा लगा, ये बल वस्तु पर लगा, इस पर किसने लगाया? नत्तल के फर्श ने लगाया। फिर दूसरा बल कहां से लगेगा? पृथ्वी द्वारा, ये mg लगा, ये पृथ्वी ने लगाया। बच्चों ये बल फर्श ने लगाया, ये बल पृथ्वी ने लगाया। किस पर लगाए? ब्लॉक पर लगाए। ब्लॉक पर फर्श द्वारा, ब्लॉक पर पृथ्वी द्वारा। अब अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप क्या? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इक्वेशंस बनानी है, लॉज ऑफ मोशन लगाकर इक्वेशंस बनानी है। अब यहां पर समझिए, सबसे पहले ये देखिए कि क्या हमारा फ्री बॉडी डायग्राम पूरा हो गया क्या? नहीं, इसका जो त्वरण है वो इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, और जो प्रेक्षक है वो खुद त्वरित है। जब प्रेक्षक कितने त्वरण से जा रहा है? g/2 त्वरण से। जब प्रेक्षक त्वरित होता है बच्चों, तो हमें छद्म बल का सहारा लेना पड़ता है या नहीं? लेना पड़ता है। किधर की तरफ? प्रेक्षक का त्वरण जिधर हो उसके विपरीत। प्रेक्षक का त्वरण ऊपर, छद्म बल नीचे, तो यहां पर छद्म बल हो जाएगा mg/2। ये छद्म बल हो गया, सूडो फोर्स, छद्म बल। क्या हो गया अब आपका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम? दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। तो 2 स्टेप पूरी हो चुकी है। पहला प्रेक्षक का चयन, ये रहा प्रेक्षक का चयन, ये दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम। अब आते हैं अपन 3rd स्टेप पर। बच्चों हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है? जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है। अब बात समझिए, वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? प्रेक्षक को त्वरित। जब वस्तु प्रेक्षक को त्वरित दिखाई दे, सेकंड लॉ यूज करिए। जब वस्तु प्रेक्षक को स्थिर दिखाई दे, फर्स्ट लॉ यूज करिए। तो यहां पर सेकंड लॉ अप्लाई करिए, अप्लाई सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ में क्या है प्रॉब्लम? यहां पर सेकंड लॉ में आपको अप्लाई सीधे सीधे नहीं कर पाएंगे आप। बात को समझने की कोशिश करिएगा, बात समझिएगा। सेकंड लॉ क्या है? सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए। अब सिग्मा एफ में कौन? एन है, डब्ल्यू है, सूडो फोर्स है, ए है। लेकिन बच्चों ये वेक्टर इक्वेशन जब बनाते हैं तो अगर सारी राशियां एक ही लाइन पर होती, बल और त्वरण एक ही रेखा पर हो, तो प्लस माइनस से काम हो जाता। एक दिशा को प्लस और एक दिशा को माइनस बोल देते, जैसा कि हमने इसके पहले वाले सवाल में किया था। यहां पर एक बल इधर है, एक इधर है, त्वरण इधर है। तो ऐसे में आप अगर यहां पर ऐसा लिख देते हैं कि ये 3mg/2 हो गया दोनों मिलके, n-3mg/2 इक्वल टू ma, तो बच्चों ये रॉन्ग हो गया। ये और एक त्वरण कितना दिखाई दे रहा है इसका? a। तो यहां पर ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग रिलेशन है, ऐसे नहीं लिखते। फिर जब बल अलग रेखा पर, त्वरण अलग रेखा पर, तो फिर ऐसे में क्या करिए आप? ये लगाइए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। मैंने आपको बताया था ऐसा। एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम इंटू ए वाई, ऐसा करिए। अब ऐसा करने में
एक बार इक्वेशन एक्स एक्सिस के लिए लिखी है और एक बार इक्वेशन वाई एक्सिस के लिए लिखी है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक्स और वाई कैसे पता लगेगा? तो दिया नहीं है, आपको चयन करना है। एक्स और वाई का चयन इस तरीके से करिए कि आपके लिए इक्वेशंस बनाना आसान हो जाए। तो यहां पर मैं एक्स और वाई का चयन कुछ इस तरीके से कर रहा हूं। ये नत्तल की रेखा, ये 30 डिग्री का झुकाव, तो ये तो ले रहे हैं हम x और ये ले रहे हैं हम y, ये y ये x आप जनरली मेरी बात को ध्यान से पकड़िएगा, जिस रेखा पर त्वरण हो उसको x मान लीजिए। त्वरण कौन सी रेखा पर है? इस रेखा पर। आप नोटिस करें मैंने इसको x मान लिया और उसके लंबवत रेखा को आप y मान लीजिए। अब अपन थर्ड स्टेप में काम कर रहे हैं। पहला स्टेप था निर्देश तंत्र का चयन, दूसरा स्टेप था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तीसरा स्टेप क्या था? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना। अब अप्लाई करने की तो कहानी चल रही है, सीधे सीधे अप्लाई कर नहीं पा रहे तो थोड़ा चीजों को सहूलियत के तरीके से देख रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल आसान दिखाई देगा आपको, जब तक बात पता नहीं है। पता लगने के बाद आप लोगों कितना सिंपल बताया सर ने। तो देखिए यहाँ पर ये तो रेखा हो गई नत्तल के समांतर, ये तो n हो गया, ये 3mg/2 है और ये 30 डिग्री दे रखा है आपने। तो बच्चों अगर ये 30 डिग्री है तो ये हो गया 60 डिग्री, है ना? तो ये आप नोटिस करिए, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। तो mg प्लस mg/2 3mg/2, 3mg/2 का इधर की तरफ जो घटक आएगा सदिश में पड़ा आपने घटक निकालना बच्चों, 3mg/2 cos 30 और ये कितना हो गया 3mg/2 sin 30। यस और नो? और त्वरण किधर की तरफ है? ऐसे। अब आ जाइए, एक बार x पे इक्वेशन को लिखिए, एक बार y पे इक्वेशन को लिखिए। x पे सिग्मा fx एक दिशा का परिणामी बल, एक दिशा का परिणामी बल, ये एक दिशा में एक ही बल है, एक ही तो वही परिणामी हो गया। तो 3mg/2 इंटू साइन 30 का मतलब 1/2 बराबर ma। इसका अर्थ क्या हो गया? m से m गया तो a बराबर 3g/2, 1/2 ये हो गया तो 1/4 हो गया ये, तो 3/4g ये हो गया 3/4g। ये त्वरण का मान आ गया। और ऐसे ही y डायरेक्शन में लिखेंगे एंड सिग्मा fy का मतलब y दिशा का बल। अब y में तो दो है, इधर भी है और इधर भी है, एक को प्लस और एक को माइनस ले ले, प्लस माइनस, ये n माइनस 3mg/2 cos 30 इक्वल टू y दिशा का परिणामी बल बराबर m इंटू y दिशा का त्वरण। हमने क्या किया बच्चों, जो त्वरण वाली रेखा थी उसको x बना दिया तो y दिशा का त्वरण 0 ही हो गया स्वतः ही, तो m इंटू 0। त्वरण वाली रेखा को x बनाने से बेनिफिट ये होगा कि y दिशा का त्वरण स्वतः ही 0 हो जाएगा। तो n का मान cos 30 √3/2, 3√3 mg/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ए का जवाब हो गया। अगर वो पूछता अभिलंब बल का मान कितना है, वस्तु का आभासी भार कितना है, तो ये वस्तु का आभासी भार हो गया। ये क्या हुआ? वस्तु का आभासी भार। और ये क्या हुआ? वस्तु का त्वरण। कहां से देखने पर? लिफ्ट से देखने पर। तो हमारी चर्चा बच्चों लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स पर चल रही है। चलिए एक और सिचुएशन लेता हूं मैं।
सपोज ये कोई लिफ्ट है और ये उसकी केबल और लिफ्ट का त्वरण ऊपर की ओर है, त्वरण ऊपर की ओर है, हमें त्वरण से कंसर्न है। और एक धागा लिफ्ट की छत से लटका हुआ है और ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है। माना धागे में तनाव है T। अब अपने को पता लगाना है कि T की जो वैल्यू है वो कितनी है, धागे में तनाव कितना है। बच्चों अगेन इस प्रॉब्लम को देखने के दो तरीके हैं। ये ऑब्जर्वर A और ये है ऑब्जर्वर B। यहां पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, पहले ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू ए। विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष मतलब देखने वाला ये, देखने वाला जमीन पर, देखने वाला जमीन पर किसी छदम बल की आवश्यकता नहीं। इसे वस्तु ए त्वरण से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, वस्तु ए त्वरण से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। वस्तु पर लगने वाले बल पृथ्वी के कारण mg और डोरी के कारण जितना तनाव होगा डोरी में उतना, डोरी में तनाव है T, तो जितना तनाव है उतना बल ऊपर की तरफ। डोरी खींचने का काम करती है, डोरी वस्तु को ऊपर खींच रही है। पहला स्टेप निर्देश तंत्र, जमीन चुना है हमने। विद रेस्पेक्ट टू ए बोलूं या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलूं एक ही मतलब है। विद रेस्पेक्ट टू ए बोलिए या विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलिए, एक ही अर्थ है बच्चों दोनों बातों का। अब थर्ड स्टेप में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए। बच्चों यहां हमें किसी वियोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है। सिग्मा है, जिधर एक्सेलरेशन उधर प्लस मानिए, T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, T इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। विद रेस्पेक्ट टू बी देखूंगा, विद रेस्पेक्ट टू बी या विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक ही अर्थ है दोनों बातों का। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बोलूं या बी के रेस्पेक्ट में बोलूं, बी लिफ्ट से ही तो चिपका हुआ है, तो उस केस में क्या होगा। ये तो हो गया रेफरेंस फ्रेम। अगला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम। इस व्यक्ति को ये वस्तु स्थिर दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। इसकी तुलना में इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बट इसकी तुलना में इसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो स्थिर, बी के लिए वस्तु स्थिर, ए के लिए वस्तु त्वरित। अब आगे चले, बी के लिए वस्तु स्थिर, वस्तु पर लगने वाले बल, धरती माता का अट्रैक्शन, ये डोरी द्वारा खींचा हुआ बल। लेकिन बी या कहें लिफ्ट, लिफ्ट में त्वरण है, तो ये अजड़त्वीय श्रेणी का अजड़त्वीय श्रेणी का तंत्र हो गया, ये अजड़त्वीय तंत्र। तो छदम बल कितना, m इंटू इसका त्वरण, m इंटू इसका त्वरण ma, ये छदम बल। सिग्मा एफ बराबर 0, नेट फॉर 0। तो आंसर क्या हुआ, सिग्मा एफ 0, क्योंकि स्थिर है ना वस्तु। T माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल टू 0, T बराबर m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए।
डिग्री। तो टी की वैल्यू पता लग गई अपने को। बच्चों यहां पर टी को भी हम आभासी भार कहेंगे। mg बराबर w जो है ना वो तो वास्तविक भार। और यहां आप देखिए कि टी की जो वैल्यू है वो mg से बड़ी आ रही है। टी की वैल्यू mg से बड़ी है। अगर यदि लिफ्ट का त्वरण नीचे की ओर हो, लिफ्ट का त्वरण नीचे की ओर हो, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड त्वरण नीचे दिखाई देगा। तो फिर इस केस में सिग्मा एफ बराबर एम ए जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन नीचे, इसको प्लस मान लीजिए, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो टी इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, टी लेस देन एम जी हो गया बच्चों। कहने का अर्थ क्या है? इस केस में डोरी में तनाव वस्तु के वास्तविक भार से कम होगा, पहले वाले केस में तनाव वस्तु के वास्तविक भार से ज्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल ये एक लिफ्ट है, बच्चों ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में एक स्प्रिंग तुला, इसको बोल एस बी। एस बी का मतलब है यहां पर स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग तुला, कमानी तुला जिसे कहते हैं हम। मीन स्प्रिंग मतलब कमानी। कमानी तुला। हमसे पूछा गया क्या है? पाठ्यांक। कमानी तुला का पाठ्यांक कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बात को समझिएगा। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों आपका जो प्यार इसमें हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। पहले कंसेप्ट लिख लें, कंसेप्ट समझ लें। कमानी तुला स्प्रिंग में तनाव का मापन करती है। क्या करती है कमानी तुला? स्प्रिंग में तनाव का मापन। अब इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होगी और उसमें तनाव वही होगा जो इस डोरी में तनाव है। यहां से लेकर और यहां तक तनाव एक जैसा। तो T बराबर हो जाएगा M इंटू जी माइनस जी बाई टू। त्वरण नीचे की तरफ है ना, mg बाई टू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां एक ब्लॉक है और एक डोरी से बंधा हुआ है लिफ्ट की दीवार से, और ये 60 डिग्री है।
कैलकुलेशन के लिए 30 ले लेते हैं, इजी रहेगा। और m इसका मास है, और ना ये लिफ्ट ना g/2 त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है। इस डोरी में तनाव T है। कैलकुलेट करना है डोरी में तनाव कितना होगा। बात समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बनाया आपको, सबसे पहले ये देखिए, त्वरण नहीं पूछा है, क्या पूछा है, तनाव। अब इस घटना को कहां से देखना आसान, जमीन से या फिर लिफ्ट से। देखो कहीं से भी देखो, अंदर से देखोगे तो ये आपको स्थिर दिखाई देगा, बाहर से देखोगे तो ये आपको g/2 त्वरण से जाता हुआ दिखाई देगा। मैं दोनों तरफ से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको इस सवाल को। अपने को निकालना है t। मैंने आपसे बोला कि जब भी हम किसी वस्तु की डायनेमिक्स देखेंगे, डायनेमिक्स देखने के लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम फिक्स करना पड़ेगा, रेफरेंस फ्रेम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं पहला जो दो मेथड से इसको सोल्व कर रहा हूं, पहला ले रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात को समझिएगा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी जमीन पर खड़े होकर देखें। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब बच्चों जमीन पर खड़े होकर देखना। विद रेस्पेक्ट टू कार का मतलब कार में बैठ के देखना। विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब लिफ्ट में बैठ के देखना। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब जमीन पे बैठ के देखना। अब अगला स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम। ये ब्लॉक, इस पर फोर्सेस देखिए बच्चों, ये नॉर्मल फोर्स, ये mg, और डोरी खिंचाव देगी तल के समांतर। और बच्चों इंटरेस्टिंग बात, यहां पर जमीन से देखने पर यह हमें g/2 त्वरण से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। जिस रेखा पर जाता हुआ दिखाई दे वो रेखा बनाइए। इस रेखा पर यह हमें g/2 त्वरण से जाता हुआ दिखाई देगा। यह हो गया बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। ये 30 डिग्री का एंगल है। पहला स्टेप रेफरेंस फ्रेम बनाया, बताया। दूसरा स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। थर्ड स्टेप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करिए, न्यूटन्स लॉ। अब बच्चों आप समझे कि जो फोर्सेस हैं और जो त्वरण है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पर है। जब भी ऐसा दिखे कि डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पर है, समझ जाए एक्स वाई में अलग अलग काम करना है, तो हम यहां पर एक्स वाई का चयन करेंगे, तभी तो एक्स वाई में अलग अलग काम करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के साथ साथ इक्वेशन बनाने से पहले हमें एक्स वाई, अब एक्स वाई का रूल क्या बताया बच्चों, मैंने आपको क्या बताया रूल एक्स वाई का, कि जिस लाइन पर एक्सेलरेशन हो उसको एक्स मान लीजिए। तो यहां पर मैं एक्स वाई ऐसे मान ले रहा हूं। इस लाइन को मैंने x और इस वाली लाइन को मैंने y मान लिया। अब आप देखिए x y किस किस को माना मैंने, इसको x और इसको y, इसको y, इस तरीके से। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर
सबसे पहले x और y के फोर्सेस लिख लीजिए। ये वाला फोर्स, ये x वाली एक्सिस है तो ये x पे ही हो गया, तो ये mg। बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा, कंसेप्ट याद रखना, ऊर्ध्वाधर रेखा और नत्तल पर लंब रेखा के बीच का कोण नत्तल के झुकाव कोण के बराबर होता है। ये 30 तो ये भी 30, ये 60, ये 30। फिर से समझ लें, ये 30, ये 30, ये 60, ये 30। बेसिक रूल याद रखें, ऊर्ध्वाधर रेखा और नत्तल पर लंब के बीच का कोण नत्तल के झुकाव कोण के बराबर होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा तथा नत्तल पर लंब के मध्य का कोण नत्तल के झुकाव कोण के बराबर होता है। नत्तल के झुकाव कोण के बराबर होता है। तो ये n, तो इधर कौन हो जाएगा n cos 30, इधर कौन हो जाएगा ये n cos 30, तो ये n sin 30, ये t, ये 30 तो ये 30, तो ये भी 30 हो गया, ये हो गया t cos 30, और इधर हो गया t sin 30। इस t का इधर की तरफ घटक t cos 30, इधर की तरफ t sin 30। और यहां पर वस्तु के पास जो त्वरण है वो a = g/2 इस रेखा पर है। अब सिग्मा fx = m × ax, इधर एक्सेलरेशन यो है, इधर को प्लस ले लीजिए, तो n cos 30, n cos 30 का मतलब n√3/2 t sin 30 प्लस t यानी t/2 माइनस mg बराबर ma। a मतलब g/2, a मतलब g/2। ये x पर इक्वेशन हो गई। इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख रहे हैं, √3n/2 प्लस t/2 = 3mg/2। एक इक्वेशन तो ये हो गई है। अब इस लाइन पर इक्वेशन, एंड सिग्मा fy = m × ay, सिग्मा fy = m × ay, सिग्मा fy इस पर, इसको y बोला है मैंने। अब क्योंकि त्वरण इस रेखा पर है तो इस त्वरण का इधर की तरफ तो घटक 0 ही आ जाएगा ना। जब त्वरण, बच्चों बहुत सिंपल, वेक्टर्स में पढ़ा होगा आपने, अगर आपने त्वरण x अक्ष पर लिया है तो y घटक 0 हो जाएगा उसका, त्वरण y पर है तो उसका x घटक 0 हो जाएगा। तो यहां पर तो इस रेखा पर त्वरण नहीं, तो ये मान 0 हो गया यहां पर। अभी ये प्लस का है माइनस का ले लेते हैं, t cos 30 मतलब √3 t/2 माइनस n/2 = 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई अपने पास। और अपने को क्या पूछा गया सवाल में, t, तो n का मान यहां से यहां निकाल के डाल दीजिए, तो n/2 बराबर √3t। ये दूसरी इक्वेशन, n बराबर √3t, ये इस इक्वेशन में 2 तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा। n बराबर √3t लिखिए यहां पर, तो √3 × √3t प्लस t = 3mg, 3t प्लस t 4t, t = 3/4 mg, t =
3/4 mg, ये आंसर हो गया। और अगर n का मान पूछा हुआ होता, n बराबर √3t, तो हमारा जवाब हो जाता 3√3 mg/4, ये आंसर हो जाता है n का। तो ये पूरा सवाल मैंने विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सोल्व किया है। किसके रेस्पेक्ट में सोल्व किया है? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट सोल्व कर रहा हूं, सेकंड मेथड, ऑल्टरनेट मेथड। विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट सोल्व कर रहा हूं, आंसर वही आएंगे, बट वस्तु का त्वरण निर्देश तंत्र बदलने पर अलग दिखाई देता है। विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ये नॉन इनर्शियल हो गया, अजड़त्वीय। ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है लिफ्ट के सापेक्ष। अब लिफ्ट में घुस गए, लिफ्ट में घुस जाएंगे तो ब्लॉक स्थिर दिखाई देगा। अब लिफ्ट में चलते हैं बच्चों, लिफ्ट में चलने से कहानी में चेंजेस आ जाएंगे। अब देखिए लिफ्ट के ये इंक्लाइन प्लेन, नत्तल, ये ब्लॉक, ये एमजी, ये अभिलंबल, ये डोरी का बल। लेकिन और लिफ्ट के सापेक्ष स्थिर दिख रही है वस्तु, लिफ्ट के सापेक्ष वस्तु स्थिर दिख रही है, लेकिन अजड़त्वीय तंत्र है, इसका द्रव्यमान m है। तो m इंटू तंत्र का त्वरण इतना छदम बल लगेगा, m इंटू तंत्र का त्वरण इतना छदम बल लगेगा, लिफ्ट के त्वरण के विपरीत नीचे की तरफ। ये छदम बल हो गया, ये तो गुरुत्व बल हो गया, ये छदम बल हो गया, ये छदम बल हो गया। अब फर्स्ट काम हो गया निर्देश तंत्र का चयन, दूसरा काम हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये त्वरण 0 दिखाई दे रहा है, स्थिर का मतलब शून्य त्वरण। किसके सापेक्ष त्वरण शून्य है? लिफ्ट के सापेक्ष त्वरण शून्य है। और त्वरण शून्य जब दिखाई दे, पहले नियम का सहारा ले। पहला नियम क्या है? सिग्मा एफ बराबर 0। पहला नियम क्या? सिग्मा एफ बराबर 0। त्वरण शून्य है तो सभी बलों का योग मिला के 0 होना चाहिए। लेकिन अब यहां नोटिस करो, ये बल, ये बल, ये बल एक लाइन पर नहीं है। एक लाइन पर होते तो एक साइड का प्लस और दूसरी साइड का माइनस लेके काम हो जाता हमारा। लेकिन यहां पर फोर्स कोई इधर है, कोई इधर है, कोई नीचे है, तो फिर एक्स वाई देखना पड़ेगा आपको। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इसमें से ये घटा दिए या इसमें से ये घटा, ऐसे नहीं। एक्स वाई में काम करना पड़ेगा। तो एक्स वाई में काम करने का तरीका, अब क्योंकि त्वरण होता, अगर ये 0 नहीं होता तो जिधर त्वरण होता उधर एक्स ले लेता और उसके लंबवत वाई ले लेता, बट यहां तो त्वरण है ही नहीं। तो ऐसे में आपके पास स्वतंत्रता है कि आप अपनी मर्जी से एक्स वाई का चयन कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से चयन कर सकते हैं एक्स वाई का। तो बच्चों यहां पर मैं जो एक्स वाई ले रहा हूं, एक्स वाई का चयन जब त्वरण शून्य हो तो इस तरीके से करेंगे, कम से कम वियोजन करना पड़े, कम से कम वियोजन करना पड़े। तो ये अगर मैं इसको x बोल दूंगा तो ये तो y का हो जाएगा ना। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं सिस्टम, ये x, ये y। x तो ले लिया मैंने तल के समांतर और y ले लिया मैंने तल के लंबवत। ये y हो गया, ये x हो गया। तो अब आपको ये तोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ, ये तो अगर मैं ये x और ये y ले लेता हूं तो n तो हो गया इधर की तरफ, t हो गया इधर की तरफ, mg कितना हो गया, mg प्लस mg/2 यानी 3mg/2। इसको छोड़िए, तोड़िए, I mean नत्तल, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये नत्तल पर लंब, ये 30 डिग्री का कोण, अभी कंसेप्ट बताया था। ऊर्ध्वाधर रेखा और नत्तल पर लंब के बीच का कोण वही होता है जो नत्तल का झुकाव कोण होता है।
तो ये 3mg, ये 30 डिग्री, तो इधर की तरफ कितना हो गया बच्चों, 3mg cos 30, 3mg/2 इंटू cos 30, और इधर कितना हो गया 3mg/2 sin 30। हाँ या ना, ये तोड़ दिया, अब इसको भूल जाओ, इसका वियोजन हो चुका है। इन दो को लूं या इन दोनों की जगह पर इस अकेले को लूं, एक ही अर्थ है दोनों बातों का। अब इक्वेशन लगाएं, सिग्मा एफ जीरो का मतलब होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, एफ एक्स यानी इस रेखा पर नेट फोर्स जीरो है, तो ये प्लस एक्स का है तो ये माइनस एक्स का है, तो टी माइनस 3mg/2 साइन 30 बराबर जीरो, तो टी बराबर 3mg/4, टी इक्वल टू 3mg/4, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो। वाई में चलिए, ये प्लस वाई का है तो ये माइनस वाई का है, तो इसको प्लस में इसको माइनस में लिखिए, एन माइनस 3mg/2 cos 30 इक्वल टू जीरो, तो एन इक्वल टू √3/2, तो 3√3 mg/4। आया ना मजा? तो आप लिफ्ट में जाके भी काम कर सकते हैं, मान वही आएंगे टी और एन के, बदला तो क्या, त्वरण। जमीन से देखने पर ब्लॉक का त्वरण लिफ्ट के त्वरण के बराबर दिखाई दे रहा था, बट लिफ्ट से देखने पर ब्लॉक स्थिर दिखाई दे रहा है। तो जैसा दिखाई दे रहा, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले देखो, तो देखने के लिए जगह तो चयन करनी पड़ेगी ना, जगह का तो तंत्र का तो निर्धारण करना पड़ेगा। तंत्र कुछ नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र वाला काम नहीं है। तंत्र से मतलब है जहां खड़े होकर देख रहे हो वही तंत्र, बस में खड़े होकर नजारे को देखोगे तो बस तंत्र हो गया, जमीन पे खड़े होकर देखोगे तो जमीन तंत्र हो गया, जहां खड़े होकर देखोगे वही तंत्र हो गया। तो यहां पर हमने दोनों तरह से मैंने सवाल को सोल्व करके बताया। जमीन पे खड़े होकर देखोगे तो कैसा क्या होगा, लिफ्ट में खड़े होकर देखोगे तो क्या होगा। त्वरण में अंतर आ जाता है, तंत्र बदलने से वेग बदलता है, तंत्र बदलने से विस्थापन बदल जाता है, तंत्र बदलने से त्वरण बदल जाता है। लेकिन ये तंत्र बदलने से टी के मान और एन के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये बात आपको अच्छे से समझने की है। मैंने दोनों विधियां बताई कि बाहर से देखते तो कैसा, तो आप कहेंगे कहां से देखें सर, ऐसे टी का मान एन का मान निकालना हो तो कहां से देखें? भैया वहां से देखो जहां से काम करना आसान हो। कोई काम करना है तो विधि तो वही यूज करेंगे जिससे काम आसानी से हो जाए। तो जिससे काम आसानी से हो जाए, मुझे लगता है आपको सेकंड मेथड ज्यादा इजी लगा होगा, मुझे ऐसा फील होता है। मैंने तो दोनों तो बता दिया आपको। वस्तु स्थिर दिखाई दी है सेकंड में, जब वस्तु स्थिर दिखाई दे तभी फर्स्ट लॉ लगेगा। और जब सिग्मा एफ जीरो हो गया तो सिग्मा एफ जीरो होने का मतलब एक्स में भी जीरो, वाई में भी जीरो। जब वस्तु पर नेट बल जीरो होता है तो उसका एक्स में भी जीरो होता है, उसका वाई में भी जीरो होता है। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।